ये लोग तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ध्रुव हंसते हुए कैबिन में घुसा। निधि और लवीना वहाँ पहले से ही मौजूद थे। निधि अभी भी खड़े होकर नीचे इकट्ठा हुई भीड़ को देख रही थी। उसे समझ आया कि ध्रुव ही एनोनिमस कॉलर बन के उससे बात कर रहा था। निधि ने ध्रुव से पूछा, अरे तुम तो घर जाने वाले थे ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ध्रुव फोन डिस्कनेक्ट करके कुर्सी पर बैठ गया। यार तुम्हारा डेडिकेशन देख के मैं इंस्पायर हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ काम कर लूं, इसलिए मैंने ये लोग इकट्ठे कर लिए। ध्रुव की बात सुन के निधि सरप्राइज हो गई। उसने ध्रुव से पूछा, अरे लेकिन ये लोग हैं कौन और ये मेरे ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे क्या कर रहे हैं? ध्रुव ने आगे की तरफ झुककर कहा, ये सब कठौता के एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये सब अपने छोटे छोटे बिजनेसेस रन करते हैं। ये सब यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि ये तुम्हारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ध्रुव की बात सुनकर निधि के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये सब कुछ जानते हुए भी मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। निधि को ध्रुव की बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हो रहा था। यार देखो, किसी को भी सच पता नहीं है। तुम्हारे खिलाफ मीडिया में एक नेगेटिव कैंपेन चलाया गया था। धीरे धीरे उस कैंपेन की इंटेंसिटी कम हो गई है, इसलिए ये लोग तुम्हें एक चांस देके देखना चाहते हैं। निधि ने ध्रुव की बात सुन के सिर तो हिला दिया, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में एक डाउट था। लेकिन इससे पहले कि वो अपना डाउट क्लियर कर पाए, कोई कैबिन में घुसा। उस इंसान को देखते ही ध्रुव और निधि दोनों का मूड खराब हो गया। कैबिन के अंदर आया हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि एकांश गिल था। यार कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले हम दोनों से पिट के गया था और फिर से वापस आ गया। निधि ने एकांश को इग्नोर करते हुए ध्रुव से कहा, गेट पर सिक्योरिटी नहीं थी क्या? किसी को भी अंदर आने के लिए अलाउ कर देते हैं क्या गार्ड्स? एकांश ध्रुव और निधि की बातें सुन के मुस्कुरा रहा था। यार ध्रुव, इन सिक्योरिटी वालों को थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। अब एकांश के पेशेंस की लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। वो बोल ही पड़ा, अरे बस भी करो यार, तुम दोनों कितना इग्नोर करोगे मुझे? मैं यहाँ तुम लोगों के काम की बात करने आया हूँ। निधि ने तिरछी नजरों से एकांश को देखा। एकांश ने बोलना जारी रखा, देखो निधि, मैं जानता हूँ जब लास्ट टाइम मैं तुमसे पुलिस स्टेशन में मिला था तो मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस फेयर नहीं थे। अब मैं तुम्हारे पास एक बेटर ऑफर लेके आया हूँ। निधि और ध्रुव अभी भी उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। मैं तुम्हारी कंपनी कंट्रोवर्सी के पहले वाले मार्केट प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार हूँ। इस बात में तो कोई भी डाउट नहीं था कि एकांश का ऑफर बहुत ही अच्छा था। एक बार के लिए तो निधि की नीयत डोल गई। उसे इससे अच्छा ऑफर नहीं मिलने वाला था। एकांश कंपनी के लॉसेस को कॉम्पनसेट करने के लिए तैयार था। निधि को मार्केट में इससे बेहतर टर्म्स नहीं मिलने वाले थे। उसका मन तो किया कि तुरंत ही वो अपना पूरा बिजनेस एकांश को बेच दे, लेकिन उसने फिलहाल के लिए मुंह बंद रखना ही बेहतर समझा। दूसरी ओर निधि की कंपनी का टेक ओवर एकांश के लिए ईगो की बैटल बन चुका था। वो ध्रुव से पहले ही राउंड में हारना नहीं चाहता था। अगर वो ध्रुव जितनी उम्र के लड़के से हार जाता तो उसकी फैमिली के मेंबर्स उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। फिर उसके लिए गिल फैमिली का मेन वारिस बनना बहुत मुश्किल हो सकता था। फैमिली बैटल के साथ साथ निधि की कंपनीज पर कब्जा करना बिजनेस के लिहाज से भी अच्छा था। कठौता की कई सारी प्राइम प्रॉपर्टीज निधि की रियल एस्टेट कंपनी वर्मा रियल एस्टेट ओन करती थी। वर्मा रियल एस्टेट को अपने बिजनेस एम्पायर में मर्ज करने से गिल फैमिली कठौता की लगभग सभी प्राइम प्रॉपर्टीज की मालिक बन सकती थी। इसके अलावा निधि ने कई सारे साइंस और टेक फर्म्स में भी इन्वेस्ट कर रखा था। एकांश के अंदर खुद को एक बहुत ही टेक सावी बिजनेसमैन के तौर पर प्रोजेक्ट करने की इच्छा रहती थी। निधि के इन्वेस्टमेंट्स को परचेज करते ही एकांश का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अपने आप ही काफी मॉडर्न हो जाता। इन्हीं सब वजहों से एकांश निधि की कंपनीज को खरीदने के लिए डेस्परेट था। उसे अच्छी तरह से पता था कि वो एक भारी लॉस वाला सौदा करने यहाँ पर आया है, लेकिन ध्रुव ने मुंह खोल के उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एकांश गिल, ऑफर के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें फिलहाल इन्वेस्टर्स की जरूरत नहीं है। ध्रुव की बात सुन के एकांश को बहुत जोर से हंसी आ गई। उसने चारों ओर देखा। अरे कहाँ है यार तुम्हारे इन्वेस्टर्स? मुझे तो नहीं दिख रहे। देखो ध्रुव, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। हम दोनों को पता है कि निधि की कंपनीज की हालत इस समय क्या चल रही है। इंसान तो छोड़ो, इस वक्त एक कुत्ता भी उसके बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो मान लो। ध्रुव ने एकांश के सनग्लासेस की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इनके पीछे से सही से दिखता नहीं है क्या? ध्रुव की बात एकांश को बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगी। उसने कहा, क्या फर्जी बात कर रहे हो? 10 लाख रुपए के हैं सनग्लासेस। ध्रुव मुस्कुराते हुए बोला, फिर तो यार तुम्हारे 10 लाख रुपए बर्बाद ही हो गए, क्योंकि तुम्हें शायद ऑफिस के नीचे खड़े हुए हजारों इन्वेस्टर्स दिखाई नहीं पड़े। ध्रुव की बात सुन के एकांश हैरान रह गया। ध्रुव, पहले तो तुम ये बड़ी बड़ी फेंकना बंद करो। वो लोग पक्का प्रोटेस्टर्स रहे होंगे जो निधि के खिलाफ धरना देने आए होंगे। खैर चलो, एक पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि वो इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन उनकी शक्ल से लग रहा था कि वो किसी बड़ी फैमिली से नहीं है। जब वो खुद ही कंगले हैं तो निधि की कंपनीज में क्या खाक इन्वेस्ट करेंगे? एकांश की ऑब्जर्वेशंस लगभग ठीक ही थी।
बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन कई सारे कंगले मिलके बड़ी फैमिलीज को मात दे सकते हैं ना। ध्रुव, तुम जो कह रहे हो वो पॉसिबल भी है? तुम्हें सच में लगता है कि ये छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग मिलके निधि की कंपनी को डूबने से बचा लेंगे? इनमें से हर एक कितना पैसा इन्वेस्ट कर देगा? 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, बस इतना ही ना? गिल फैमिली की 1 मिनट की अर्निंग इन सबकी टोटल नेटवर्थ से ज्यादा है। तुम ये बंदरों की सेना लेके शेरों से लड़ने चले हो। एकांश हंस रहा था। वो अभी भी ध्रुव और निधि के साथ उनके कैबिन में बैठा हुआ था। ध्रुव और निधि ने उसकी बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। फिर वो अचानक से सीरियस होकर बोला, हालांकि मैं या हमारी गिल फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं चाहता कि तुम और तुम्हारे फादर फैमिली में वापस आए, लेकिन तुम भी हो तो ध्रुव गिल ही। इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। तभी मैंने तुम्हें गिल फैमिली का बैंक कार्ड भेजा था, ताकि तुम अपनी फाइनेंशियल वरीज से पूरी तरह से फ्री हो जाओ। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे भेजे हुए सारे गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लो और निधि को भी मेरे इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट कर लेने दो। ध्रुव को एकांश की बात थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगी। एकांश ने इससे पहले कभी भी ध्रुव के सामने एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि ध्रुव अच्छे से जानता था कि ये सब केवल एक टेम्पररी मास्क है। उसने गहरी सांस लेते हुए एकांश से कहा, देखो, ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है कि तुम और तुम्हारी माँ कोई सेल्फलेस इंसान तो है नहीं। मुझे पता है कि तुमने मुझे गिफ्ट्स क्यों भेजे थे। तुम चाहते थे कि गिफ्ट्स एक्सेप्ट करके मैं खुद पर एक एहसान चढ़ा लूं, ताकि तुम फिर जिंदगी भर मुझे डोमिनेट कर सको। और रही बात बैंक कार्ड की, उसमें तो पैसे ही इतने कम थे कि मेरा उसे छूने का मन भी नहीं किया। ध्रुव के मुंह पर एक स्माइल थी। एकांश हैरानी से ध्रुव को देख रहा था। आखिर ध्रुव के लिए ज्यादा पैसों का डेफिनेशन क्या था? इससे पहले वो ध्रुव से इस बारे में पूछ पाता, ध्रुव उठ के निधि के पास गया। उसने निधि के बालों से खेलना और उसके गालों को सहलाना शुरू किया। एकांश को ध्रुव की इस हरकत की वजह का अंदाजा था। वो शायद दिखाना चाहता था कि निधि एकांश की पहुंच से बहुत दूर थी। बेबी, आपको इन अंकल का इन्वेस्टमेंट चाहिए अपनी कंपनीज में? ध्रुव ने एकांश की तरफ इशारा करते हुए निधि से पूछा। निधि ने ना में सिर हिलाया। नहीं चाहिए मुझे इनका इन्वेस्टमेंट। ये बहुत बुरे अंकल हैं। इनके इरादे ठीक नहीं है। निधि और ध्रुव ने मुस्कुरा के एकांश की तरफ देखा। एकांश निधि और ध्रुव की नजदीकी देख के बुरी तरह से जल रहा था। जब शेयर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, तो सब ड्रामा हवा हो जाएगा तुम लोगों का। एकांश वहाँ से जाने के लिए उठा। अरे इतनी भी जल्दी क्या है जाने की? फोन तो होगा ही ना तुम्हारे पास। शेयर्स की वैल्यू चेक ही कर लो ना। ध्रुव की बात सुन के एकांश रुक तो गया, लेकिन उसका ईगो उसे फोन निकालने की परमिशन नहीं दे रहा था। चलो कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ। ध्रुव ने अपने फोन पर निधि की कंपनीज की शेयर वैल्यूज का चार्ट ओपन किया। उसने ये चार्ट एकांश को दिखाया। चार्ट का ग्राफ देखकर एकांश की आंखें फटी की फटी रह गई। ग्राफ पिछले कुछ घंटों से लगातार ऊपर की ओर जा रहा था। यह देख के एकांश के मुंह से अपने आप ही निकल गया। ये कैसे किया तुमने? एकांश का रिएक्शन देख के ध्रुव को हंसी आ गई। अरे थोड़ा सब्र करो यार, सब ऐसे ही थोड़ी ना बता दूंगा। एक इन्फॉर्मेशन तुम मुझे दो, एक इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दूं। बोलो, शर्त मंजूर? हाँ मंजूर है। एकांश ऐसा चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल में रखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। पहले तो तुम्हें निधि से माफी मांगनी होगी। पुलिस स्टेशन के रूम के अंदर तुमने जो हरकत करने की कोशिश की थी, वो किसी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तृप्ति के परफॉर्म करते समय जो स्टेज कोलैप्स हुआ था, वो किसने प्लान किया था और वो प्लान कैसे एग्जीक्यूट किया गया था। एकांश के चेहरे पर आए एक्सप्रेशन से साफ हो गया था कि उसे दोनों ही शर्तें मंजूर नहीं है। एकांश स्टेज कोलैप्स का सच ध्रुव को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि इससे ध्रुव बुरी तरह से भड़क सकता था। और रही निधि से माफी मांगने की बात, एकांश ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। गिल फैमिली का स्टेटस कठौता में वर्मा फैमिली से बहुत ही ऊंचा था। अगर बाहर किसी को पता चलता कि एकांश गिल ने निधि वर्मा से माफी मांगी है, तो इससे गिल फैमिली के स्टेटस को धक्का लगता। एकांश ऐसा करके अपने फैमिली मेंबर्स की आंखों में रिस्पेक्ट खोना नहीं चाहता था। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उसने ध्रुव और निधि से कहा, तुम दोनों जल्द ही अपने ईगो की वजह से बर्बाद हो जाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एकांश ये कह के वहाँ से उठकर जाने के लिए तैयार हो गया। वो कैबिन के गेट के पास पहुंचा ही था कि किसी ने बाहर से गेट को अंदर की ओर धक्का दिया। एकांश ने 2 कदम पीछे लिए ताकि उसे चोट ना लग जाए। जो आदमी गेट खोल के कैबिन के अंदर घुसा था, उसे देख के एकांश चौंक गया। एकांश ने आदमी की ओर मुस्कुरा के देखा। आदमी ने ऐसे रिएक्ट किया मानो वो एकांश को जानता ही ना। एकांश को उस आदमी की इस हरकत की वजह समझ नहीं आई। एकांश को इग्नोर करके आदमी सीधा निधि और ध्रुव के पास पहुंच गया। उसने झुक के ध्रुव को नमस्ते किया और निधि से बोला, मैडम, मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया हूँ। आपकी कंपनी जिस जेनेटिक ड्रग का ट्रायल कर रही है, मुझे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। निधि को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। अभी तक जिस ड्रग की वजह से लोग उसकी हत्या करने पर उतारू थे, क्या वही ड्रग
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसकी पार्टनरशिप का रीजन बनने वाला था। निधि ने मुड़ के ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव मुस्कुरा रहा था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी जिस जेनेटिक ड्रग का ट्रायल कर रही है उससे पूरे वर्ल्ड को फायदा मिल सकता है। हम चाहते हैं कि आप उसकी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करें। आदमी ने मुस्कुराते हुए निधि से विनती की। निधि के कैबिन में आया हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सचान था। एकांश डॉक्टर सचान का बिहेवियर देखकर हैरान रह गया। डॉक्टर सचान एक बहुत ही खड़ूस आदमी था। वो किसी से भी सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। किसी से खुद आके मिलना तो डॉक्टर सचान के लिए बहुत बड़ी बात थी। एकांश को अच्छे से याद था कि उसे डॉक्टर सचान का एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े थे। डॉक्टर सचान अपनी फील्ड का लीडिंग एक्सपर्ट था और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उससे मिलने की चाहत रखने वाला इंसान किस फैमिली का है। वो लगभग सबकी ही अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया करता था। ऐसे इंसान को खुद से इतनी तमीज से बात करते देख के निधि भी कम हैरान नहीं थी। बिल्कुल डॉक्टर सचान, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करना हमारे लिए एक गर्व की बात होगी। हम जल्दी आपके साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। डॉक्टर सचान ने मुस्कुराते हुए निधि से हाथ मिलाया और वहाँ से चला गया। कैबिन से निकलते वक्त भी उसने एकांश को वैसे इग्नोर किया जैसे उसने आते वक्त किया था। ध्रुव को एकांश की हालत पर तरस आ रहा था। उसने एकांश को कैबिन से निकल जाने का इशारा किया। एकांश चिढ़ते हुए कैबिन से निकल गया। अब कैबिन में केवल निधि और ध्रुव बचे थे। निधि ने एक्साइटमेंट में ध्रुव को गले लगा लिया। चहकती हुई आवाज में उसने ध्रुव से पूछा, यार तुमने तो वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। ये कैसे किया तुमने? ध्रुव ने निधि को खुद से अलग करते हुए कहा, तुम्हें ये तो याद ही होगा कि तुमने एक बार मेरे बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की थी। ध्रुव की बात सुन के निधि थोड़ा सा एम्बैरेस्ड हो गई। उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसी समय मैं भी तुम्हारे बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तभी मुझे पता चला था कि तुम्हारी कंपनी जेनेटिक ड्रग्स के ट्रायल्स कर रही थी। लेकिन कोइंसिडेंटली एक और बात जो मुझे पता चली वो ये थी कि कोई था जो उन ट्रायल्स को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि मैं सैबोटाज करने वाले तक पहुंच तो नहीं पाया, लेकिन मैंने सैबोटाज किए जाने के प्रूफ जरूर इकट्ठे कर लिए थे। वही प्रूफ मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी शेयर कर दिए। इसके बाद उन्हें पूरा खेल समझ आ गया। इसलिए उन्होंने डॉक्टर सचान को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के तुम्हारे पास भेजा था। निधि ध्रुव की बात सुन के बहुत इम्प्रेस हो गई। ध्रुव के पास उसके लिए एक और सरप्राइज था। ध्रुव ने इंटरनेट से दुनिया की सबसे प्रोमिनेंट हेल्थ मैगजीन हेल्थ डाइजेस्ट डाउनलोड की। फिर उसने निधि से कहा, जरा मैगजीन के कवर पर एक नजर डालो। निधि की नजर मैगजीन के कवर पर पड़ी और वो चौंक के अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। दुनिया की सबसे प्रोमिनेंट हेल्थ मैगजीन के कवर पर निधि वर्मा की तस्वीर थी। मैगजीन ने उसके जेनेटिक ड्रग की तारीफ करते हुए एक लंबा सा आर्टिकल छापा था। निधि को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो बस हैरत से ध्रुव को घूरे जा रही थी। तभी अचानक से ध्रुव का मोबाइल बजा। फोन जसविंदर का था। सर, आपके लिए एक इनविटेशन आया है। ध्रुव को जसविंदर की बात सुन के थोड़ा सा अजीब लगा। यूजुअली उसे इनविटेशंस आते नहीं थे। ध्रुव ने जसविंदर से पूछा, किसने भेजा है इनविटेशन? गिल फैमिली ने। जसविंदर की बात सुन के ध्रुव को तगड़ा शॉक लगा। आखिर गिल फैमिली ध्रुव को क्यों इनविटेशन भेजेगी? वो तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ध्रुव और उसके फादर गिल फैमिली में वापस आएं। एकांश अपने विला में एक स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा था। निधि का मानना था कि एकांश ध्रुव के लिए एक ट्रैप सेटअप कर रहा है और ध्रुव को इनविटेशन रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन ध्रुव इतना क्यूरियस था कि वो जाके देखना चाहता था। जब निधि ने देख लिया कि ध्रुव उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तब उसने एक शर्त रखी। ध्रुव, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तुम्हें किसी भी हालत में अकेले नहीं जाने दूंगी। निधि की टोन से ध्रुव को समझ आ गया था कि उसे निधि की शर्त माननी ही होगी। कुछ ही देर में वो दोनों एकांश के विला की तरफ निकल गए। वहाँ जाके उन्हें पता चला कि इवेंट में एंट्री करने के लिए एक स्पेशल इनविटेशन कार्ड की जरूरत है, जो कि ध्रुव और निधि के पास था नहीं। ध्रुव ने इरिटेट होकर सिक्योरिटी गार्ड से कहा, अब अंदर जाने के लिए भी इनविटेशन कार्ड की जरूरत है? सिक्योरिटी गार्ड ने उसे लगभग डांटते हुए कहा, और नहीं तो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी अंदर जा सकता है क्या? आज मिस जिंदल परफॉर्म करने वाली हैं। सब उनको परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको एंट्री दे दी जाएगी। मिस जिंदल का नाम सुन के ध्रुव के कान खड़े हो गए। क्या इवेंट में तृप्ति परफॉर्म करने वाली थी? थोड़ी देर में उसका ये डाउट क्लियर हो गया। ध्रुव ने देखा कि तृप्ति एक लग्जरी कार में बैठ के विला के अंदर जा रही है। ध्रुव ने तुरंत ही जसविंदर को कॉल लगाया। वो गुस्से से चीख रहा था, अगर ये एकांश गिल तृप्ति को हाथ लगाने की कोशिश करे तो उसके हाथ काट देना। ध्रुव ने इतना कहकर फोन काट दिया। निधि को ध्रुव का तृप्ति के प्रति कंसर्न देखकर थोड़ी सी जेलसी हुई। हालांकि उसने इस बात को बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया। दूसरी ओर विला के अंदर एकांश की मां ने उससे निधि के केस में अपडेट मांगा। एकांश ने बताया कि WHO और हेल्थ डाइजेस्ट ने
निधि को सपोर्ट कर दिया है, एकांश की माँ ने उसे वार्न करते हुए कहा। उम्मीद है कि तुमने ट्रैक्स सही से कवर किए होंगे। एकांश ने हाँ में सिर हिलाया। उसने अपनी माँ को तृप्ति की फोटो दिखाई। ऐसा करते वक्त उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। बटलर ने आके एकांश को एक चिट पकड़ाई। चिट पर एक औरत का नाम लिखा हुआ था। नाम पढ़ के एकांश एक्साइटेड भी था और नर्वस भी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ वो आ गई है, मैं जरा उसे लेके आता हूँ। एकांश की माँ ने भी सिर हिलाया। वो भी थोड़ी नर्वस लग रही थी। बेटा ये डील हो गई ना तो कठौता में फिर से गिल फैमिली की चर्चा होने लगेगी। एकांश की माँ ने उसे जाने का इशारा किया। दरअसल बात ये थी कि गिल फैमिली कई सारी छोटी मोटी फैमिली से मिलकर बनी हुई थी। ये फैमिलीज आपस में कम्पीट करती रहती थी। एकांश और उसकी माँ की फैमिली भी उन्हीं फैमिलीज में से एक थी। उन्हें ये अच्छे से पता था कि उनकी फैमिली छोटी है और अगर उन्हें गिल फैमिली के अंदर पावर और इन्फ्लुएंस की बैटल जीतनी है तो उन्हें ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इस वजह से ही एकांश ने उस वुमन को पार्टी में इनवाइट किया था। उस वुमन के कनेक्शंस कठौता के अलावा पूरे देश विदेश में भी थे। उसके बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करके एकांश गिल फैमिली के अंदर अपने स्टेटस को अपग्रेड करना चाहता था। एकांश ने उस वुमन के बारे में कई सारी नेगेटिव चीजें भी सुन रखी थी। उसके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ही घमंडी है और वो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करती है। उसने कई बार एंड मोमेंट पर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना भी कर दिया था। एकांश के मन में ये सारी बातें घूम रही थी और उसका गला सूख रहा था। तभी अचानक से उसका फोन बजा। अपने ही फोन की घंटी सुन के वो घबरा गया। एकांश ने फोन उठाया। ये फोन उसे उस वुमन के बटलर ने किया था। बटलर ने एकांश से कहा, मैडम आपकी पार्टी में नहीं आ पाएंगी। बटलर की बात सुन के एकांश का दिल बैठ गया। क्यों, क्या हो गया एंड मोमेंट पर? एकांश ने बटलर से पूछा। मैडम का मूड खराब हो गया है। अरे ये भी कोई रीजन हुआ? एकांश बटलर से ऐसा कहना चाह रहा था लेकिन उसकी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। एकांश फोन रखने ही वाला था कि बटलर ने उससे पूछा, इतनी बड़ी फैमिली के मेंबर होने के बाद भी शायद आपको तमीज नहीं है। बटलर की बात सुन के एकांश चौंक गया। आखिर एक बटलर उससे ऐसे कैसे बात कर सकता है? एक्सक्यूज मी, क्या बोला तुमने? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आपको मुझसे एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था। एकांश को बटलर की पहेलियां सुलझाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। अरे कौन सा क्वेश्चन यार, जल्दी बताओ, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। एकांश की खींच ने बटलर के टोन पर कोई भी फर्क नहीं डाला। आपने ये क्यों नहीं पूछा कि मैडम ने क्या ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किया है? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो खुद भी ना आए और अपनी तरफ से किसी को भेजे भी ना। बटलर की बातें सुन सुन के एकांश अब तक हताश हो चुका था। बता दे मेरे बाप, किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है मैडम ने? वो आदमी एंट्रेंस के बाहर आपका इंतजार कर रहा है। उसके साथ एक औरत भी है जिसने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ है। एकांश ने ये सुनते ही फोन काट दिया। वो बटलर की चिक चिक नहीं सुनना चाहता था। एकांश को फोन काटते ही एक अजीब सी राहत महसूस हुई। अब उसे डायरेक्टली उस औरत से डील नहीं करनी पड़ेगी। उसके रिप्रेजेंटेटिव से डील करना उस औरत से डील करने से लाख गुना आसान होगा। एकांश का मूड अचानक से अच्छा हो गया। इस हरे भरे मूड के साथ वो विला के गेट पर पहुंचा, लेकिन वहाँ उसे कोई और भी आदमी इंतजार करता हुआ नहीं दिख रहा था। जो लोग विला के बाहर इंतजार कर रहे थे वो औरत का रिप्रेजेंटेटिव होने के काबिल ही नहीं थे। एकांश ने मन मार के बटलर को दोबारा से फोन किया। वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। यार तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? यहाँ कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं खड़ा है मैडम का। अरे मैंने बताया ना सर, ग्रे सूट वाली औरत के साथ जो आदमी खड़ा है ना, वही है रिप्रेजेंटेटिव। एकांश ने चारों तरफ नजर डाली तो उसे एक ही ग्रे सूट वाली औरत दिखी। वो औरत थी निधि वर्मा और उसके बगल में खड़ा था ध्रुव। तुम श्योर हो ना? एकांश ने बटलर से पूछा। बटलर पूरी तरह से श्योर था। आखिर ध्रुव इतनी इन्फ्लुएंशियल वुमन का असिस्टेंट कैसे हो सकता था? एकांश अनमने ढंग से ध्रुव के पास गया। ध्रुव उसे अपनी ओर आता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा था। ध्रुव ने जैसे ही एंट्रेंस से अंदर जाने की कोशिश की, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे फिर से रोक लिया। यार तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? अभी एक डंडा पड़ेगा ना तो रोते हुए भागोगे यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड ध्रुव पर बुरी तरह भड़क चुका था। उसने ध्रुव को डंडा दिखा के डराने की कोशिश की। तभी किसी ने पीछे से आकर उसका डंडा पकड़ लिया। सिक्योरिटी गार्ड ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एकांश गिल वहाँ खड़ा हुआ है। ऐसे ट्रीट करते हैं क्या मेहमानों को? सिक्योरिटी गार्ड एकांश की बात सुन के सरप्राइज हो गया। सर ये कोई मेहमान नहीं है, इसके पास इनविटेशन कार्ड ही नहीं है। ये जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है इतनी देर से। एकांश ने सिक्योरिटी गार्ड का डंडा झटकते हुए कहा। मैंने बोल दिया ना कि मेहमान है तो है। एकांश ने ये कहकर ध्रुव को अंदर आने का इशारा किया। उसे ऐसा करते हुए बहुत बुरा लग रहा था। ध्रुव ने सिक्योरिटी गार्ड के कंधे पर थपकी दी और निधि के साथ अंदर आ गया। ध्रुव ने चारों तरफ एक नजर दौड़ाई और एकांश से कहा, यार तुम्हारे अरेंजमेंट को तो मानना पड़ेगा, सब चमक रहा है कसम से। ध्रुव ने एकांश को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा। एकांश ने उसकी बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। वो अभी भी अंदर से जल रहा था। उसे लग रहा था कि उसे गधे को बाप बनाना पड़ रहा है।
एकांश की माँ ने दूर से देखा कि उसका बेटा ध्रुव के साथ उसकी ओर चलकर आ रहा है। मेरा बेवकूफ बेटा भी न जाने किस किस को इनवाइट कर लेता है पार्टी में। ये कंगला यहाँ बिलोंग ही नहीं करता है। हाँ। एकांश की माँ गुस्से से अपनी कुर्सी से उठी और एकांश की तरफ जाने लगी। एकांश ने अपनी माँ को तेजी से अपनी ओर आते हुए देख लिया था। इससे पहले कि उसकी माँ ध्रुव को कुछ बुरा भला कहे, एकांश दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ पता नहीं कैसे, लेकिन ये ध्रुव उस औरत का रिप्रेजेंटेटिव बन के यहाँ आया है। इससे हमें तमीज से बात करनी होगी। एकांश की माँ अपने बेटे की बात सुन के हैरान तो हो गई थी, लेकिन उसके पास फर्दर इंक्वायरी करने का टाइम नहीं था। कुछ देर में निधि और ध्रुव उसके पास पहुंच गए। एकांश की माँ ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया था। उसने हाथ जोड़ के ध्रुव का स्वागत किया। वो पर्सनली ध्रुव को उसकी सीट पर ले गई और बैठने के लिए कहा। ध्रुव को पता था कि ये सब एक ड्रामा था, लेकिन वो इन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका मन तो कहीं और ही था। ध्रुव पार्टी के अंदर सही से कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था। वो चारों ओर देख रहा था। निधि ने कुछ देर में उसके डिस्कम्फर्ट को नोटिस कर लिया। उसने ध्रुव से पूछा, ध्रुव क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? ध्रुव निधि को ये बताना नहीं चाहता था कि उसकी आंखें तृप्ति को ढूंढ रही हैं। निधि ने फिर से पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? निधि ने ध्रुव के हाथ पर हाथ रख दिया। ध्रुव ने झटके से हाथ पीछे खींच लिया। वो यार, मुझे तृप्ति की बहुत चिंता हो रही है। ध्रुव के ये कहने के बाद वही हुआ जिसका ध्रुव को पहले से डर था। निधि तृप्ति का नाम सुनते भड़क गई। तुम कुछ ज्यादा ही तृप्ति नहीं कर रहे हो आजकल? तुम्हें तो हर पल उसकी चिंता होती रहती है। उसे कभी तुम्हारी भी चिंता होती है? नहीं ना, तुम्हें बिना बताए गायब हो गई और आज तक उसकी कोई खबर नहीं मिली है। निधि की बात सुन के ध्रुव भी इरिटेट हो गया। निधि, जैसा तुम समझ रही हो, तृप्ति वैसी लड़की नहीं है। वो अपने आप गायब नहीं हुई है। ये एकांश गिल के लोग उसे बहला फुसला कर लेके गए हैं। वो छोटी बच्ची है क्या? कोई भी बहला के ले जाएगा और उसके साथ चली जाएगी। ध्रुव को ये तो पता था कि निधि चाहती थी कि वो तृप्ति को छोड़ के उसके पास आ जाए, लेकिन तृप्ति निधि को इतना बॉदर करने लगेगी, ये ध्रुव को पहली बार पता चला। दूसरों को जज करने से पहले जरा तुम एक नजर खुद पे भी डाल लो। ध्रुव ये कह के वहाँ से चला गया। मतलब क्या था तुम्हारा? निधि ने पीछे से ध्रुव को आवाज दी, लेकिन ध्रुव अब तक वहाँ से जा चुका था। आसपास के लोग निधि को घूर रहे थे। निधि ये देख के एम्बैरेस हो गई। ध्रुव वहाँ से सीधा एकांश के पास पहुँचा। उसने एकांश से साफ साफ पूछा, तृप्ति कहाँ है? एकांश ने अनजान बनने की कोशिश की। यार, मुझे कैसे पता होगा? कोई अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में दूसरे से पूछता है क्या भला? एकांश ने ये कह के आसपास बैठे लोगों की तरफ देखा। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरों के पास जाके अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के बारे में जानकारी लेते हैं? एकांश की बात सुन के वहाँ बैठे हुए लोग हंसने लगे। वो सब ध्रुव को दया भरी नजरों से देख रहे थे। ये इंसान मेरे पास यही पूछने आया है कि कहीं इसकी गर्लफ्रेंड मेरे पास तो नहीं आई है। लोग बैठ के एकांश की बातों के मजे ले रहे थे। उसने कुछ देर में ध्रुव का तमाशा बना दिया। अब तक निधि भी वहाँ पर आ चुकी थी। उसने ध्रुव को वहाँ से ले जाने की कोशिश की, लेकिन एकांश के कमेंट्स ने ध्रुव को वहाँ से जाने नहीं दिया। कुछ देर बाद जब एकांश ने हद पार कर दी, तो ध्रुव ने उसके मुंह पर एक घूंसा जड़ दिया। एकांश चक्कर खा के जमीन पर गिर गया। ध्रुव ने उसके विला में घुस के उसके मेहमानों के सामने उसे घूंसा मारा था। ये बात उससे सहन नहीं हो रही थी। उसने ध्रुव को सबक सिखाने की सोची। उसे जल्द ही ऐसा करने का मौका भी मिल गया। कुछ ही देर बाद तृप्ति माइक लेके स्टेज पर आई। ध्रुव उसे देख के अपनी जगह पर खड़ा ही रह गया। इतने दिनों बाद वो तृप्ति को देख रहा था। तृप्ति भी उसकी तरफ होप से भरी नजरों से देख रही थी। वो शायद ध्रुव को सही से पहचान तो नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो ध्रुव को अपने पास बुलाना चाहती थी। ध्रुव स्टेज की ओर जाने लगा, लेकिन स्टेज के पास खड़े बाउंसर्स ने उसे स्टेज पर चढ़ने से रोक दिया। मैं जानता हूँ उसे, मुझे मिलना है उससे। ध्रुव ने बाउंसर से रिक्वेस्ट की। बाउंसर ने तृप्ति से पूछा, मैडम, आप इसे जानती हैं क्या? ध्रुव ने तृप्ति की तरफ देखा। कुछ पलों तक ध्रुव को घूरने के बाद तृप्ति ने ना में सिर हिला दिया। बाउंसर ने धक्के मार मार के ध्रुव को स्टेज से दूर कर दिया। ध्रुव ने उसका विरोध करने की भी कोशिश नहीं की। वो आके चुपचाप निधि के बगल में बैठ गया। निधि उस पर अभी तक भड़की हुई थी। देख लिया ना अपनी तृप्ति का असली चेहरा। ध्रुव ने निधि की बात का कोई जवाब नहीं दिया। एकांश ने तृप्ति से गानों की फरमाइश करना शुरू कर दिया। वो उससे एक से एक अश्लील गाने गाने के लिए कह रहा था। तृप्ति भी रोबोट्स की तरह उसकी सारी विशेष पूरी कर रही थी। एकांश की आवाज से साफ था कि उसने खूब सारी दारू पी रखी थी। उसने अचानक से तृप्ति को गाना बंद करने के लिए कहा। उसने अपनी सीट पर खड़े होकर पार्टी में मौजूद लोगों को एड्रेस करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ये लड़की एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही टैलेंट है। ये सिंगिंग के अलावा और भी काम करती है जो अच्छे से कर सकती है। अरे कौन से काम, बता भी तो खुल के। आदमी की बात सुन के एकांश मुस्कुरा दिया। अरे इतनी आसानी से थोड़ी ना बताऊंगा यार, इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
फिर रात को ये लड़की अपने टैलेंट दिखाएगी। एकांश की बात सुन के लोग ठहाका लगाने लगे। तभी एकांश ने ध्यान दिया कि तृप्ति उसके बगल में आकर खड़ी हो गई है। तृप्ति ने एकांश से पूछा, मिस्टर गिल, आप मेरे साथ ड्रिंक करोगे? अरे यार, मेरे सामने लाइन लगाने से कोई फायदा नहीं है। आई एम नॉट अवेलेबल फॉर गर्ल्स लाइक यू। तृप्ति अभी भी एकांश के बगल में खड़ी हुई उसके साथ ड्रिंक करने की जिद कर रही थी। हालांकि उसकी ये जिद पूरी तरह से झूठी लग रही थी, क्योंकि ऐसा करते हुए उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। ध्रुव दया भरी नजरों से तृप्ति को देख रहा था। विला के गार्डन में मौजूद ज्यादातर लोगों के लिए ये नजारा किसी फिल्म से कम नहीं था। निधि को वैसे तो तृप्ति को देखकर जलन ही हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल उसे भी तृप्ति की सिचुएशन पर तरस आ रहा था। एकांश ने तृप्ति को ध्यान से देखा। हालांकि वो कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल से बाहर आई थी, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर काफी चमक थी। वो इस हालत में भी किसी मॉडल से ज्यादा सुंदर लग रही थी। एकांश का मन तो किया कि जो वाइन का ग्लास तृप्ति ने पकड़ा हुआ है उसे छीन के वाइन एक ही सांस में गटक जाए। इसके बाद वो तृप्ति को बाहों में भर लेना चाहता था, लेकिन फिलहाल के लिए उसने इन सारे थॉट्स को किनारे पर रख दिया। अभी उसके लिए कुछ और करना ज्यादा जरूरी था। वो ध्रुव को दिखाना चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड की अमीर लोगों के सामने कोई भी औकात नहीं है। एकांश ने तृप्ति के हाथ से वाइन का ग्लास लिया। लोगों ने जोर से हूटिंग करनी शुरू कर दी। मिस्टर गिल, आपने तो स्टैंडर्ड्स ही ड्रॉप कर दिए। आदमी औरत के सामने पिघल ही जाता है। आपके लिए तो कठौता की मॉडल्स मर मिटने के लिए तैयार रहती हैं। आपको इस 2 टके की लड़की के सामने झुकने की क्या जरूरत है? एकांश ने लोगों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल तैर गई। उसने वाइन के ग्लास को जोर से हिलाया और वाइन तृप्ति के चेहरे पर फेंक दी। ये देख के वहाँ बैठे सभी लोगों की आह निकल गई। वो एकांश से इतने हार्श एक्शन की उम्मीद नहीं कर रहे थे। एकांश की हरकत देख के ध्रुव का खून खौल उठा। वो अपनी कुर्सी से उठ के एकांश की तरफ लपका। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसे देख के लग रहा था कि आज वो एकांश का खून ही कर देगा, लेकिन वहाँ मौजूद बाउंसर्स ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। एकांश के दिल की धड़कनें तब तक बढ़ी हुई थीं जब तक कि बाउंसर्स ने ध्रुव को अपनी कैद में जकड़ नहीं लिया। लोगों के सामने एकांश कुछ भी ड्रामा कर ले, दिल ही दिल में वो जानता था कि ध्रुव उससे हर एस्पेक्ट में बेहतर था। जब बाउंसर्स ने ध्रुव को अपनी पकड़ में ले लिया, उसके बाद एकांश फिर से लोगों की तरफ मुड़ा। उसकी माँ ने उसे तृप्ति की ओर देखने के लिए इशारा किया। तृप्ति एक टिश्यू पेपर से अपना चेहरा पोंछ रही थी। फिर वो गार्डन में लगे बार काउंटर की तरफ गई। उसने एक नए ग्लास में वाइन भरी और ग्लास लेकर वापस एकांश के पास आ गई। एकांश उसे देख के हंसने लगा। लोग जोर जोर से सीटियां बजाने लगे। मिस्टर गिल को मानना पड़ेगा, लड़की को ये कैसे भी ट्रीट करें, लड़की इनके पास लौट के वापस जरूर आती है। गिल फैमिली के वारिस जो हैं। लोगों के स्वर पूरी तरह बदल चुके थे। वो अब एकांश की पॉपुलैरिटी पर फिदा हुए जा रहे थे। एकांश की माँ भी अपने बेटे की तारीफ होते देखकर खुद को रोक नहीं पाई। आखिर बेटा किसका है? एकांश अपनी माँ का एक्साइटमेंट देखकर मुस्कुरा उठा। उन्होंने शायद जिंदगी में पहली बार अपने बेटे के लिए इतनी खुल के तारीफ की थी। इस सब के बीच तृप्ति वाइन का ग्लास हाथ में लेकर एकांश के बगल में खड़ी थी। ध्रुव बाउंसर्स की कैद में था। निधि के लिए ये सब देखना इतना इंटॉलरेबल हो गया था कि उसका मन कर रहा था कि वहाँ से उठकर चली जाए। कुछ देर बाद निधि ने ऐसा करने की हिम्मत दिखाई। वो उठ के वहाँ से खिसकने ही वाली थी कि एकांश ने चीख के उसे रुकने के लिए कहा। निधि वर्मा, पार्टी छोड़ के कहाँ चलती तुम? मुझे पार्टी बीच में छोड़ के जाने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, खासकर अगर वो पार्टी मैंने थ्रो की हुई हो। एकांश ने इशारे से निधि को वापस अपनी जगह पर बैठ जाने का इशारा किया। निधि को पता था कि उसे एकांश का ऑर्डर मानना पड़ेगा। वो एकांश के इलाके में थी और अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है। निधि चुपचाप वापस बैठ गई। उसके ऐसा करने के बावजूद एकांश उसे बख्शने के मूड में नहीं था। उसने लोगों की तरफ देखते हुए कहा, वैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने निधि वर्मा को पहचाना नहीं होगा। वैसे इनके ग्रैंडफादर के जमाने में वर्मा फैमिली कठौता की इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज में से एक हुआ करती थी, लेकिन अब हालत ये है कि ये अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए भी स्ट्रगल करती हुई पाई जाती है। मैंने इन्हें गिल फैमिली की तरफ से सहारा देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी मदद ठुकरा के जिंदगी भर का स्ट्रगल चुन लिया। इनके लिए जरा जोर से तालियां बजा दीजिए। एकांश की बात मान के लोगों ने ताली तो बजा दी, लेकिन उन्हें भी पता था कि एकांश निधि का एग्जाम्पल लेकर उन सबको धमकाने की कोशिश कर रहा था। वो गिल फैमिली की डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करना चाहता था। एकांश के इशारे पर लोगों ने ताली बजाना बंद कर दिया। फिर वो तृप्ति की तरफ मुड़ा, जो अभी भी वाइन का ग्लास हाथ में लेकर खड़ी हुई थी। एकांश ने वाइन का ग्लास उसके हाथ से छीन लिया। तृप्ति ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसे लग रहा था कि एकांश फिर से उसके चेहरे पर वाइन फेंकने वाला है। तृप्ति ऐसे ही कुछ पलों के लिए आंखें बंद करके खड़ी रही। फिर उसे लोगों की हंसी सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एकांश घास पर वाइन उड़ेल रहा है। एकांश तृप्ति को देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, तुम्हारे इस प्यारे से चेहरे पर बार बार वाइन थोड़ी ना फेंकेंगे। एकांश ने वाइन का ग्लास खाली कर दिया। तृप्ति ने गला साफ किया। फिर उसने हिम्मत जुटा के एकांश से कहा, सर
आपने वाइन फैला क्यों दी? मैं आपके साथ वाइन पीना चाहती थी। एकांश ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब वाइन की जगह कुछ और पिएंगे। बार काउंटर पर वापस जाओ। एकांश ने चीखते हुए तृप्ति से कहा। तृप्ति दबे पांव बार काउंटर के पास पहुंच गई। अपने और मेरे लिए विस्की के 2 पैक बना के लाओ। तृप्ति ने इससे पहले कभी भी अपने हाथों से विस्की के पैक नहीं बनाए थे। ध्रुव ने चीखते हुए तृप्ति से कहा, तृप्ति, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें याद नहीं है क्या कि तुम अभी हॉस्पिटल से बाहर आई हो? ऐसी हार्ड लिकर से तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। ध्रुव की बातों का तृप्ति पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने विस्की के पैक बना लिए थे। वो एकांश के पास वापस आ गई। उसने एक ग्लास एकांश की तरफ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले एकांश वो ग्लास तृप्ति के हाथ से ले पाए, तृप्ति ने कुछ ऐसा किया जिसे देख के गार्डन में बैठे सभी लोगों के होश उड़ गए। तृप्ति ने एकांश के मुंह पर विस्की फेंक दी। कुछ देर तक गार्डन में सन्नाटा छाया रहा। फिर किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। ध्रुव दांत फाड़ के हंस रहा था। उसने चिल्ला के तृप्ति से कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू तृप्ति। जिन बाउंसर्स ने ध्रुव को पकड़ रखा था, उन्होंने ध्रुव के शरीर पर घूंसे बरसाना शुरू कर दिया, लेकिन इससे ध्रुव के एटीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ा। निधि ने भी खड़े होकर ताली बजाई। उसकी आंखों में तृप्ति के लिए अप्रिसिएशन दिख रहा था। निधि को लग रहा था कि तृप्ति ने उन सब की ओर से एकांश से बदला ले लिया है। एकांश की माँ गुस्से से तृप्ति की ओर लपकी। इस लड़की की मेरे बेटे की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? एकांश की माँ पूरी तरह से अपना आपा खो बैठी थी। गार्डन में बहुत सारी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के मेंबर्स बैठे हुए थे। तृप्ति ने उन सब के सामने एकांश की रेपुटेशन पर कीचड़ उछाल दिया था। एकांश की माँ ने तृप्ति के हाथ से विस्की का ग्लास छीन लिया। वो तृप्ति के सिर पर ग्लास फोड़ने ही वाली थी कि तभी अचानक से कोई हाथ उसके और तृप्ति के सिर के बीच में आ गया। यह हाथ उसके बेटे एकांश का हाथ था। एकांश ने अपनी माँ को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। उसे अपनी माँ के बचपने पर गुस्सा आ रहा था। वो माँ के पास आकर बोला, माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देख रही हो कि कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर? इन सब के सामने किसी का मर्डर करना चाहती हो? सबने अपना मोबाइल निकाल लिया था। सब वो सीन रिकॉर्ड करने वाले थे। अगर लोगों के पास तुम्हारी बेवकूफी की फुटेज आ जाती तो तुम जिंदगी भर के लिए जेल में चली जाती। पता है ना कि कितने सारे लोग गिल फैमिली से नफरत करते हैं? यहाँ है कोई जो गिल फैमिली को कमजोर ना करना चाहता हो? तुम उन सब लोगों के हाथों में एक ऐसी फुटेज पकड़ाना चाहती हो जिसमें गिल फैमिली का एक मेंबर किसी का मर्डर करता दिख रहा हो? एकांश की डांट सुनकर उसकी माँ को ऐसा लगा मानो वो किसी सपने से बाहर आ गई हो। उसे समझ आ गया था कि उसके हाथ बहुत बड़ी घटना होने वाली थी। दूसरी ओर एकांश भी तृप्ति को बख्शने के मूड में नहीं था, लेकिन उसका बदला लेने का तरीका थोड़ा सा अलग होने वाला था। एकांश स्टेज पर चढ़ गया और उसने माइक अपने हाथ में ले लिया। उसने इवेंट में परफॉर्म करने आई हुई बाकी डांसर्स को स्टेज पर आने के लिए कहा। एक एक करके मॉडल सी दिखने वाली कई सारी डांसर्स स्टेज पर आ गई। सारे डांसर्स बार काउंटर पर जाके विस्की के पैक्स लें और मेरे आसपास आके खड़े हो जाएं। डांसर्स ने एकांश का ऑर्डर माना और आके उसके बगल में खड़ी हो गई। कई सारी डांसर्स के बीच में खड़ा हुआ एकांश किसी प्ले बॉय से कम नहीं लग रहा था। अब वो तृप्ति को उसकी असली जगह दिखाना चाहता था। एकांश ने बाउंसर्स की ओर इशारा किया। एकांश का इशारा मिलते ही बाउंसर्स ने ध्रुव को पीटना शुरू कर दिया। पिटाई ध्रुव की हो रही थी और दर्द तृप्ति को हो रहा था। तृप्ति ने घबरा के एकांश की ओर देखा। उसने लगभग भीख मांगते हुए एकांश से कहा, मिस्टर गिल, आप उन्हें रोकिए प्लीज, ऐसे तो वो मर जाएगा। तृप्ति की बात सुन के एकांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिस्टर गिल, तुम्हारी तो टोन ही चेंज हो गई अचानक से। लग रहा है बहुत प्यार करती हो उससे। तृप्ति ने हाँ में सिर हिलाया। तो फिर उसे बचाने के लिए तुम्हें ही कुछ करना होगा। एकांश के चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ गई थी। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तृप्ति ने बिना किसी डाउट के कहा। टेंशन मत लो, मैं कुछ नया करने के लिए नहीं कहूँगा। बस तुम्हें पुराना वाला ही काम करना है। बस इस बार बदतमीजी मत करना एंड में। एकांश ने बार काउंटर की तरफ इशारा किया। तृप्ति को समझ आ गया कि एकांश उससे क्या करने के लिए कह रहा था। दूसरी ओर ध्रुव अभी भी पिट ही रहा था। फिर उसने कराहते हुए तृप्ति से कहा, तृप्ति, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं इस एकांश गिल को देख लूंगा। तृप्ति चाह के भी ध्रुव की बात नहीं मान सकती थी। उसने विस्की का एक और पैक बनाया और एकांश के पास आकर खड़ी हो गई। एकांश तृप्ति को सबक सिखाने में कामयाब हो गया था। तृप्ति उन सारी लड़कियों के बीच में खड़ी थी जो कि एकांश की फैंस मानी जाती थी। एकांश ने फोटोग्राफर को एक ग्रुप फोटो लेने के लिए कहा। तृप्ति हमेशा के लिए एकांश के फैन ग्रुप का हिस्सा बन चुकी थी। एकांश का मन अभी भी भरा नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए तृप्ति से कहा, यार मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, थोड़ी सी विस्की पिला दो। एकांश की बात सुन के तृप्ति का सिर झुक गया। वो विस्की का ग्लास लेके धीमे कदमों से एकांश की तरफ बढ़ी। जैसे जैसे तृप्ति एकांश के पास पहुंचती जा रही थी, वैसे वैसे ध्रुव की डेस्परेशन बढ़ती जा रही थी। उसने एकांश को वार्न करते हुए कहा, एकांश गिल, तुम इससे बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। क्या तुम भूल चुके हो कि मैं उस औरत का रिप्रेजेंटेटिव बन के इस पार्टी में आया था जिससे डील करने के लिए तुम मरे जा रहे हो?
ध्रुव की बात सुन के एकांश के कान खड़े हो गए। उसने तृप्ति को रुकने का इशारा किया। एकांश ने बाउंसर से ध्रुव को छोड़ने के लिए कहा। वो जाके एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने ध्रुव को सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। ध्रुव ने शराब की 2 बोतलें मेज पर रखी और एकांश से कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं आज यहाँ क्यों आया हूँ? क्यों? एकांश ने भौहें चढ़ा के ध्रुव से पूछा। मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कि तुम मुझसे गिल फैमिली में वापस आने की विनती कैसे करोगे। ये सुनकर एकांश जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा कि सचमुच ध्रुव एक इंटरेस्टिंग इंसान है। क्या मैंने वही सुना है जो तुम कहना चाह रहे थे? एकांश ने ध्रुव को घूरते हुए पूछा। उसके हिसाब से भले ही ध्रुव गिल फैमिली में शामिल होना चाहता हो, लेकिन गिल फैमिली उसे ऐसा करने के लिए कभी अल्लाह तक नहीं करेगी। उससे वापस आने के लिए विनती करे। यह क्या गंदा मजाक था। चलो एक सवाल मैं भी तुमसे पूछता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पर्सनली रिसीव करने के लिए बाहर क्यों आया था? एकांश के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये क्या बेहुदा सवाल था। एकांश और ध्रुव दोनों को अच्छे से पता था कि एकांश ध्रुव को रिसीव करने क्यों आया था। अगर ध्रुव उस औरत का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता जिससे डील करने के लिए एकांश डेस्परेट था, तो वो कभी भी बाहर नहीं आता। ध्रुव को पता था कि एकांश उसे ब्लफ करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने एकांश के बेहुदे क्वेश्चन का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। इससे पहले ध्रुव कुछ कह पाए, एकांश का फोन बज उठा। फोन उठाते ही एकांश के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। फोन के दूसरी ओर औरत का बटलर था। मैडम ने मुझे आपको बताने के लिए कहा है कि वो आपसे पार्टनरशिप करने में इंटरेस्टेड नहीं है। बटलर ये कहकर फोन रखने वाला था, लेकिन एकांश की आवाज सुन के वो रुक गया। ऐसे कैसे कर सकती है मैडम? उन्होंने तो खुद कुछ देखा ही नहीं है। मेरी उनकी रिप्रेजेंटेटिव से भी कुछ बात नहीं हुई है। बटलर एकांश की क्यूरियोसिटी को शांत करने के मूड में नहीं था। उसने झुंझलाते हुए कहा, देखिए, मैडम किसी को अपने एक्शंस के रीजन नहीं बताती है। फिर भी मैं अपनी तरफ से इतना बता सकता हूँ कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने हमें रिपोर्ट भेज दी है। उसके बेस पर हमने तय कर लिया है कि हमें आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए। एकांश ने हैरानी से ध्रुव की ओर देखा जो मुस्कुरा रहा था। लेकिन मेरी और आपके रिप्रेजेंटेटिव की इस बारे में बात ही नहीं हुई है। न उसने हमारा कोई बिजनेस प्लान स्टडी किया, ना ही मार्केट एनालिसिस देखा। ऐसे फैसले लेना तो बहुत ही अनप्रोफेशनल काम है ना। आई एम रियली सॉरी टू से, बट मुझे नहीं लगा था कि आपकी मैडम इतना ज्यादा अनप्रोफेशनल होंगी। पूरी बात कर लेने के बाद एकांश को समझ आया कि बटलर ने कॉल काट दी थी। इससे पहले कि वो ध्रुव को कन्फ्रंट कर पाए, उसका फोन फिर से बज उठा। इस बार कॉल उसके फॉरेन इन्वेस्टर ने किया था। हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हम आपके बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। एकांश को लग रहा था कि उसे कोई प्रैंक कॉल कर रहा है। लोग इतनी जल्दी कैसे पुल आउट कर सकते हैं? कुछ देर पहले तक तो सब सही चल रहा था। एकांश ने अपना गला साफ करते हुए फॉरेन इन्वेस्टर से रीजन पूछा। देखिए मिस्टर गिल, मैं आपको साफ साफ बात बता देता हूँ। जब हमारे बोर्ड ने आपकी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का फैसला लिया था, तब हमारे पास एक इंटरनल जानकारी थी। फॉरेन इन्वेस्टर की बात सुन के एकांश से रहा नहीं गया। क्या थी वो इंटरनल जानकारी? फॉरेन इन्वेस्टर ध्रुव की बात सुन के कुछ देर तक तो चुप रहा, फिर धीमे से बोला, पहले आप अपनी कॉल रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। एकांश ने क्लेम करने की कोशिश की कि वो कॉल रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर एकांश का झूठ सुन के भड़क गया। मिस्टर गिल, या तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं, या फिर आप मुझे बहुत बड़ा बेवकूफ समझते हैं। लगता है कि आप ये इन्फॉर्मेशन पाना डिजर्व ही नहीं करते। चलिए मैं फोन रखता हूँ अब। सॉरी यार, तुम तो बुरा ही मान गए। लो, बंद कर दी मैंने कॉल रिकॉर्डिंग। एकांश ने कॉल रिकॉर्डिंग को स्विच ऑफ करते हुए कहा, मिस्टर गिल, ये सब बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती हैं। हमें क्लाइंट के साथ ये सब शेयर करने अलाउड नहीं है। एक तो मैं आपके साथ इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, और आपको कॉल रिकॉर्डिंग ऑफ करने में भी मौत आ रही है। एकांश को फॉरेन इन्वेस्टर की लैंग्वेज थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने इस बात को फिलहाल के लिए इग्नोर कर दिया। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन थी क्या? फॉरेन इन्वेस्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारे बोर्ड को पता चला था कि ध्रुव गिल नाम का कोई इंसान आपकी फैमिली में वापस आ रहा है, इसलिए हमने आपके फैमिली बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने का फैसला किया था। ईमानदारी से कहूँ तो आप पर ना तो बोर्ड को किसी तरह का कॉन्फिडेंस है, और ना ही वो आपके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है। फॉरेन इन्वेस्टर की खरी खरी बात सुन के एकांश को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो इंसल्ट के इस कड़वे घूंट को पी गया। 5 मिनट के अंदर उसके नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने हाथ पीछे खींच लिए। एकांश को पता था कि ये सब ध्रुव का किया धरा है। वो बुरी तरह से हताश हो चुका था, लेकिन उसके पास अभी भी एक रे ऑफ होप बची हुई थी। कठौता के लोकल इन्वेस्टर्स अभी भी उसके साथ थे। उनमें से ज्यादातर मैकलिस्टर क्लब का मेंबर बनना चाहते थे। ध्रुव को पता था कि लोकल इन्वेस्टर्स पार्टी में मौजूद हैं। उसने अपनी जेब से कुछ कार्ड्स निकाले। ये गोल्डन कलर के चमचमाते हुए कार्ड्स थे। उसने खड़े होकर लोकल इन्वेस्टर्स को एड्रेस करना शुरू कर दिया। ये मेरे हाथ में मैकलिस्टर क्लब की गोल्ड मेंबरशिप के कुछ कार्ड्स हैं। जो चाहे इन्हें आके ले सकता है। बस मेरी एक ही शर्त है, मैकलिस्टर क्लब का गोल्ड मेंबर बनने के बाद आप कठौता के लोकल बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे।
ध्रुव के इतना कहते ही एकांश के बिजनेस के लोकल इन्वेस्टर्स ध्रुव की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने ध्रुव के हाथ से कार्ड्स छीनना शुरू कर दिया। एकांश को समझ आ गया कि ध्रुव ऐसा क्यों कर रहा था। अब कठौता का कोई भी लोकल इन्वेस्टर एकांश के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। ध्रुव गिल, तुम्हारा मैकलिस्टर क्लब से क्या कनेक्शन है? एकांश हैरानी से ध्रुव को घूरे जा रहा था। ध्रुव ने जिस तरह से क्लब के गोल्ड मेंबरशिप कार्ड्स बांटे थे, उससे तो लग रहा था कि ध्रुव ही क्लब का सब कुछ था। एकांश का चेहरा देख के ध्रुव बस मुस्कुराता जा रहा था। उसके अंदर एकांश के क्वेश्चंस का आंसर देने की कोई चाहत नहीं थी। ध्रुव की मुस्कुराहट ही एकांश को बहुत कुछ बता चुकी थी। धीरे धीरे उसकी आवाज की टोन चेंज हो गई। यही नहीं, वो ध्रुव के करीब आके बैठ गया। उसने वेटर से वाइन की कई सारी बॉटल्स मंगवाई। उसने अपने हाथों से ध्रुव के लिए वाइन पोर की। उसने ध्रुव की तरफ वाइन का ग्लास बढ़ा दिया। ध्रुव ने वाइन का ग्लास ले तो लिया, लेकिन उसने वाइन का एक भी घूंट अंदर नहीं लिया। वो चुपके से वाइन घास पर गिराता जा रहा था। दूसरी ओर एकांश बिना सोचे समझे एक के बाद एक ग्लास खत्म किए जा रहा था। एकांश अपनी जिंदगी में अचानक आए हुए स्ट्रेस को भुलाने के लिए अंधाधुंध शराब पी रहा था। आसपास उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था, क्योंकि उसकी माँ विशाखा उन सारे इन्वेस्टर्स को फोन मिलाने गई थी जिन्होंने उसके बेटे की कंपनी में इन्वेस्ट करने से इनकार कर दिया था। क्या आप श्योर हैं कि आपने ध्रुव गिल के ना होने की वजह से इन्वेस्ट ना करने का डिसीजन लिया है? विशाखा ने बटलर से पूछा। विशाखा एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बिजनेस वुमन थी। उसने आज तक नहीं सुना था कि इन्वेस्टर्स ने किसी एक इंसान की वजह से इन्वेस्ट ना करने का फैसला लिया हो। बटलर को बार बार गिल फैमिली से कॉल आ रहे थे। वो अब तक थोड़ा सा इरिटेट हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप और आपका बेटा मुझसे सेम ही बातें क्यों रिपीट करवाना चाहते हैं। विशाखा जी, आपको अपने बेटे की सच्चाई पता है ना? अच्छा मुझे बताइए कि अगर आप एकांश की माँ ना होती तो कभी उसमें इन्वेस्ट करती? विशाखा ने बटलर की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी भी एक तरह का जवाब थी। उसने मुड़कर अपने बेटे एकांश की तरफ देखा, जो कि नशे में धुत पड़ा हुआ था। ये उम्मीद करते हुए कि आप मुझे दोबारा कॉल नहीं करेंगी, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि हमने ध्रुव गिल की वापसी की वजह से ही इन्वेस्ट करने का फैसला लिया था। आपके बेटे पर तो हम 50 रुपए न लगाएं। विशाखा को पता था कि बटलर कड़वी बात बोल रहा था, लेकिन सच तो अक्सर कड़वा ही होता है। विशाखा ने हताश होकर फोन काट ही दिया। क्या अपने बेटे को गिल फैमिली का वारिस बनाने के उसके सपने अधूरे रह जाएंगे? फिलहाल तो ऐसा ही होता दिख रहा था, लेकिन विशाखा आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। दूसरी ओर तृप्ति अभी भी एकांश की प्रेजेंस में खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। ध्रुव ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। तृप्ति की आंखों में अभी भी कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी ध्रुव को सही से पहचान नहीं पाई है। ध्रुव ने उससे पूछा, तृप्ति, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम इस विला में क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ कौन लेके आया था? ध्रुव तृप्ति की आंखों में देख रहा था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो। तृप्ति और ध्रुव की नजदीकी देख के निधि को जलन हो रही थी। उसने तृप्ति की मेमोरी लॉस का फायदा उठाने की सोची। उसने ध्रुव से कहा, ध्रुव बेबी, मैं घर जा रही हूँ, तुम भी टाइम से घर आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। मुझे पता है कि इस विला में कई सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, कहीं तुम उनके चक्कर में पड़ के अपना बहुत सारा टाइम मत वेस्ट कर देना, और ख्याल रहे कि उन लड़कियों में से कोई प्रेग्नेंट ना हो। निधि ये कह के वहाँ से निकल गई। वो चाहती थी कि तृप्ति ध्रुव को एक कैरेक्टरलेस लड़के के तौर पर याद रखे। ध्रुव निधि के इतने रैडिकल बिहेवियर को देखकर हैरान हो गया था, लेकिन उसे पता था कि जलन इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती है। ध्रुव ने तृप्ति की तरफ देखा। तृप्ति की आंखों में उसके लिए नफरत भरी हुई थी। तृप्ति ने गुस्से से ध्रुव से कहा, तुम कौन हो और तुम्हारा उस औरत से क्या रिलेशनशिप है? तृप्ति ने निधि की तरफ इशारा करते हुए ध्रुव से पूछा, जो अभी भी विला के गेट तक पहुंच नहीं पाई थी। ध्रुव तृप्ति के पास गया। उसने तृप्ति के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन तृप्ति पीछे की तरफ हट गई। ध्रुव ये देखकर दुखी हो गया। निधि की चाल कामयाब हो गई थी। तृप्ति उसे प्ले बॉय समझ रही थी। ध्रुव ने तृप्ति को समझाते हुए कहा, मुझे ये तो पता नहीं कि निधि ने जो कहा वो क्यों कहा, लेकिन ये बात सच है कि उसकी कही हुई एक भी बात सच नहीं थी। ध्रुव के एक्सप्लेनेशन का तृप्ति की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। ध्रुव को समझ आ गया था कि फिलहाल तृप्ति कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। क्या तृप्ति को याद आ रहा था कि ध्रुव उसका बॉयफ्रेंड है? अगर ऐसा नहीं था तो तृप्ति को जलन सी क्यों महसूस हो रही थी? दूसरी ओर एकांश की माँ विशाखा गिल फैमिली के अंदर अपनी पावर के बारे में चिंतित थी। क्या उसका अपने बेटे से उम्मीद करना बेकार था? क्या वो अपने बेटे के प्यार में अंधी हो गई थी? क्या वो एकांश के उस सच को नहीं देखना चाहती थी जो दुनिया बहुत आराम से देख पा रही थी? क्या एकांश एक लूजर था? विशाखा ये सब सोच ही रही थी कि बटलर ने उसे एकांश की तरफ देखने का इशारा किया। विशाखा ने जब एकांश की तरफ देखा तो वो दंग रह गई। एकांश ध्रुव के पैरों में लोटा हुआ था।
ध्रुव विला से जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एकांश उसके पैर पकड़ के जमीन पर लेटा हुआ था। वो ध्रुव से दया की भीख मांग रहा था। ध्रुव, प्लीज मत जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। एकांश को शराब बुरी तरह से चढ़ चुकी थी। विशाखा को एकांश की हालत देख के गुस्सा भी आया और रोना भी। ये तुम क्या कर रहे हो एकांश? चलो उठो चुपचाप। विशाखा लगभग दौड़ते हुए एकांश के पास आई, जो ध्रुव के पैरों को जकड़ के जमीन पर बैठा हुआ था। ध्रुव भी उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एकांश था कि मानने को तैयार ही नहीं था। उसने अब चीख चीख कर ध्रुव से दया की भीख मांगना शुरू कर दिया। विशाखा ने चारों ओर नजर डाली तो देखा कि विला के अंदर मौजूद लोग उन्हें ही देख रहे हैं। उनमें से कई लोग मीडिया से भी थे। इन सब के सामने एकांश ने खुद का तमाशा बना रखा था। उसने पब्लिक के सामने ध्रुव गिल से हार मान ली थी। विशाखा ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे के लिए रेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। तभी उसने ध्यान दिया कि विला के अंदर मौजूद एक रिपोर्टर सीक्रेट कैमरे से सारा सीन रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है। वो रिपोर्टर के पास गई और गुस्से से बोली, तुम लोगों को बोला है ना कि विला के अंदर किसी भी तरह का कैमरा अलाउड नहीं है। तुम कैमरा अंदर लेके कैसे आ गए? विशाखा ने रिपोर्टर से कैमरा देने के लिए कहा। रिपोर्टर ने ना में सिर हिलाया। मिसेस गिल, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे पास कोई कैमरा नहीं है। रिपोर्टर जानता था कि जो फुटेज उसके सीक्रेट कैमरा में स्टोर्ड है उसकी कीमत करोड़ों रुपए की है। ये उसके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी और वो इसके लिए कितना भी बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार था। विशाखा ने उसे गुस्से से घूर के देखा और बटलर को पास आने का इशारा किया। विशाखा ने बटलर के कान में कुछ कहा। बटलर जाके विला के सिक्योरिटी वालों को लेकर आ गया। सिक्योरिटी गार्ड्स उस रिपोर्टर को घसीटते हुए विला के अंदर ले गए। कुछ देर बाद अंदर से उसके चीखने की इतनी तेज आवाज आई कि गार्डन में खड़े लोग सहम गए। सबने डर के मारे सिर नीचे झुका लिए। कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो गई। क्या इतनी छोटी सी बात के लिए विशाखा ने उस रिपोर्टर की हत्या करवा दी थी? गार्डन में खड़े हुए लोगों को तो ऐसा ही लग रहा था। उनमें से कुछ ने अपने रिकॉर्डिंग डिवाइसेस अपने आप ही सरेंडर कर दिए। विशाखा ने बटलर से सारी रिकॉर्डिंग डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए कह दिया। वो नहीं चाहती थी कि इस बात का कोई प्रूफ हो कि उसके बेटे ने ध्रुव के पैरों पर गिर के उससे माफी मांगी थी। दूसरी ओर उसका बेटा एकांश शराब के नशे में इतना धुत हो चुका था कि उसे आइडिया ही नहीं लग रहा था कि उसके आसपास चल क्या रहा था। विशाखा ने फैमिली डॉक्टर को एकांश का नशा उतारने के लिए कहा। ध्रुव तृप्ति के साथ विला से निकल चुका था। तृप्ति के बिहेवियर से साफ था कि वो ध्रुव से बात तक नहीं करना चाहती थी। तृप्ति पैर पटकते हुए आगे चली जा रही थी। ध्रुव उसके पीछे पीछे चल रहा था। ध्रुव ने तृप्ति को रुकने के लिए कहा। तृप्ति, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है ना कि तुम अभी अभी हॉस्पिटल से बाहर आई हो। तुम कब तक ऐसे ही पैदल चलती रहोगी? आओ, कार से तुम्हारे माँ बाप के घर चलते हैं। वो बहुत परेशान हो रहे होंगे। ध्रुव की किसी भी बात का फर्क तृप्ति पर नहीं पड़ा। वो तेजी से आगे भागी जा रही थी। ध्रुव को तृप्ति को देख के हैरानी हो रही थी। अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ इंसान इतनी एनर्जी कहाँ से ला रहा था? ध्रुव को समझ में आ गया था कि तृप्ति खुद से रुकने वाली नहीं है। वो भागते हुए तृप्ति के पास गया और हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की। तृप्ति ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए ध्रुव को पीछे की तरफ धक्का दिया, लेकिन ध्रुव की पकड़ काफी मजबूत थी। ध्रुव जबरदस्ती तृप्ति को अपनी कार तक लेकर आया। उसने जबरदस्ती उसे कार की सीट पर बैठा दिया। तृप्ति अब भी छटपटा रही थी। ध्रुव कार ड्राइव करते हुए भी तृप्ति के हाथ पर थपकी दे रहा था। कुछ देर में तृप्ति ने छटपटाना बंद कर दिया था। ध्रुव और तृप्ति विश्वास और आस्था जिंदल के पास पहुंच गए। आस्था ने अपनी बेटी को देखकर राहत की सांस ली। उन्होंने तृप्ति को देखते ही गले से लगा लिया। बेटा, ऐसा करता है क्या कोई? पता है हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। तुम्हें शायद आइडिया भी नहीं है कि ऐसे हॉस्पिटल छोड़ के जाना कितना रिस्की साबित हो सकता है। तृप्ति ने माँ की बातों पर ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दिया। वो अंदर जाकर बेड पर लेट गई। ध्रुव कुछ देर तक उसके बगल में बैठा रहा। फिर उसने तृप्ति से पूछा, तृप्ति, तुम एकांश के विला क्यों गई थी? तृप्ति ने अचानक से आंखें खोल के ध्रुव को घूरा और कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? मुझे रेस्ट करना है, जाओ यहाँ से। तृप्ति ने ध्रुव से दफा होने के लिए कहा। जोर से चीखने की वजह से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ध्रुव चुपचाप उठ के वहां से चला गया। अभी भी तृप्ति से बात करने का सही टाइम आया नहीं था। दूसरी ओर एकांश का नशा फाइनली उतर चुका था। वो अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। उसने हताशा से अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी बात मान जाओ। ध्रुव ही मैकलिस्टर क्लब का करता धरता है। अभी भी हमारे पास टाइम है। चुपचाप उसे और उसके फादर को फैमिली में इनवाइट करके उससे पार्टनरशिप कर लेते हैं। विशाखा ने ये सुनते ही एकांश के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। दोबारा उस घटिया आदमी को फैमिली में वापस बुलाने की बात मत करना। एकांश ने थूक कटकते हुए विशाखा से पूछा, फैमिली के सभी लोग ध्रुव के पापा से इतनी नफरत क्यों करते हैं? विशाखा एकांश को घूरने लगी। तुमको पहले भी मना किया है ना,
कि हम इस बारे में कोई बात नहीं करते हैं। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि उसके बाप ने ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से फैमिली को कई सालों तक हाइडिंग में रहना पड़ा था। विशाखा ने एकांश से कहा और आसमान की ओर देखने लगी। दूसरी ओर ध्रुव ने कई दिनों बाद निहाल को कॉल करके पूछा, मालिनी का कुछ पता चला कि नहीं? निहाल ने तुरंत ही जवाब दिया, सर मुझे एक ऑर्फनेज के बारे में पता चला है जो कि अगम चैरिटी रन करती है, लेकिन क्या? निहाल, इतना लंबा पॉज लेने की जरूरत नहीं है। क्या पता चला है मालिनी और अगम चैरिटी के बारे में? ध्रुव थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहा था। निहाल ने माफी के स्वर में ध्रुव से कहा, मालिनी अगम चैरिटी के जिस ऑर्फनेज में थी उसे ब्लू स्काई ऑर्फनेज कहा जाता है। अगम चैरिटी शुरू से इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है। असल में देखा जाए तो अगम चैरिटी ने गरीबों के साथ कोई बुरा काम नहीं किया है। हालांकि वो अमीरों की मनी लॉन्ड्रिंग करने में मदद जरूर करते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये ऑर्फनेज प्रोजेक्ट पूरे देश में शुरू किया है और अब तो वो 300 से भी ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स और ऑर्फनेजेस को फंड कर चुके हैं। पिछले कुछ दिनों की जांच के दौरान निहाल को लगा कि ये मामला बहुत ज्यादा ही अजीब है, लेकिन क्योंकि ब्लू स्काई ऑर्फनेज प्रोजेक्ट अगम चैरिटी का मेन प्रोजेक्ट था, इसलिए उससे जुड़े किसी इंसान की हिस्ट्री निकालना आसान होगा। निहाल ने आगे कहा, लेकिन सर मैं मालिनी के केस के बारे में ज्यादा जानकारी जुटा नहीं पाया हूँ। निहाल की बात सुन के ध्रुव बुरी तरह से भड़क गया। निहाल, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगने लगा है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग स्किल्स बहुत ही कमजोर होती जा रही हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे किसी नए इंसान को ढूंढने की जरूरत है। ध्रुव को फ्रस्ट्रेटेड देख के निहाल को बहुत बुरा लगा। आमतौर पर वो ध्रुव को डिसअपॉइंट नहीं ही किया करता था। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि उसका बोलना ध्रुव के गुस्से को और बढ़ा सकता था। कुछ देर बाद ध्रुव ने ही निहाल से पूछा, अगम चैरिटी के जिस प्रोग्राम में मैं गया था उसमें मालिनी शामिल थी क्या? नहीं सर, उसका नाम पार्टिसिपेट करने वालों की लिस्ट में था, लेकिन आपके जाने से शायद प्रोग्राम का स्केड्यूल ही चेंज हो गया था, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। निहाल की बात सुन के ध्रुव ने सिर हिलाया। ऑर्फनेज के अंदर मालिनी का बिहेवियर कैसा था? सर, ऑर्फनेज के अंदर मालिनी की लाइफ अच्छे से तो नहीं ही गुजर रही थी। एक तो वो बोल नहीं सकती थी, इस वजह से आसपास के लोग उसे बहुत ज्यादा बुली करते थे। उसको शायद कई बार अलग अलग ऑर्फनेजेस में ट्रांसफर भी किया गया था, लेकिन इस बारे में ब्लू स्काई ऑर्फनेज वाले कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं इस केस में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। निहाल की बात सुन के ध्रुव ने गहरी सांस ली और कहा, ऑफिशियल जानकारी चाहिए तो ऑफिस चलना पड़ेगा ना। ध्रुव ने एक्साइटमेंट में निहाल से कहा। निहाल ध्रुव से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे पता था कि ऐसा करने से ध्रुव और भी ज्यादा भड़क जाएगा। उसके मुंह से बस इतना निकला, हाँ सर, चलते हैं ऑफिस। निहाल और ध्रुव कुछ ही देर में ब्लू स्काई ऑर्फनेज के ऑफिस पहुंच गए। वो दोनों वहां के रिकॉर्ड्स रूम में पहुंचे। निहाल ने वहां बैठे हुए रिकॉर्ड कीपर से कहा, हमें आपके यहाँ रही एक बच्ची के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। रिकॉर्ड कीपर ने दोनों को ऊपर से नीचे तक घूर के देखा। ध्रुव तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट लग रहा था। निहाल को देख के भी ये नहीं लग रहा था कि वो कोई पुलिस वाला है। आखिर इन्हें किसी बच्ची की इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? रिकॉर्ड कीपर काफी देर तक बैठ के सोचता रहा। फिर उसने ध्रुव को घूरते हुए निहाल से पूछा, आप लोग पुलिस वाले हैं क्या? आपके पास कोई कोर्ट ऑर्डर वगैरह है? निहाल और ध्रुव ने नाम इससे हिला दिया। रिकॉर्ड कीपर उन्हें देखकर हंसने लगा। आपको इस देश के कानून के बारे में कुछ पता है या नहीं? कोई भी इंस्टीट्यूशन बिना सरकारी ऑर्डर के कोई जानकारी शेयर नहीं करता है। देखिए, हमारा उस बच्ची से मिलना बहुत जरूरी है। आप अगर हम लोगों की मदद कर दें तो बच्ची का ही भला होगा। ध्रुव ने रिकॉर्ड कीपर को समझाते हुए कहा, लेकिन रिकॉर्ड कीपर का शक ध्रुव पर बढ़ता जा रहा था। वो अभी तक ध्रुव को पहचान भी नहीं पाया था। तुम लोग बच्चा चोर हो ना? ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हो ना? तभी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तुम्हें? रिकॉर्ड कीपर अपनी जगह खड़ा हो गया। उसने चीख चीख के ऑर्फनेज के सारे एम्प्लॉइज को इकट्ठा कर लिया। धीरे धीरे करके ऑर्फनेज का रिकॉर्ड रूम लोगों से खचाखच भर गया। ध्रुव और निहाल खुद को बहुत ही अनसेफ महसूस कर रहे थे। वहाँ मौजूद सभी लोग उन्हें गुस्से की नजरों से देख रहे थे। अरे मैं तो कहती हूँ इन्हें यही पीट पीट के मार डालते हैं। इनके जैसे लोगों के जिंदा रहने से दुनिया एक अनसेफ जगह बनी रहती है। बच्चों के दुश्मन हैं इनके जैसे लोग बुरी तरह से भड़क रहे थे। ध्रुव को लगने लगा कि किसी भी पल उस पर हमला हो सकता है। तभी किसी की आवाज सुनकर उसे थोड़ी सी राहत मिली। अरे हम क्यों अपने हाथ गंदे करके जिंदगी भर के लिए जेल जाने का रिस्क उठाएं? चुपचाप पुलिस को बुला के इन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं, फिर कानून जो इन्हें सजा देना चाहेगा देगा। औरत सेंस की बात कर रही थी। रिकॉर्ड कीपर ने कहा, लेकिन ऐसा करने से पहले हमें डायरेक्टर सर को इन्फॉर्म करना होगा। रिकॉर्ड कीपर ने ब्लू स्काई ऑर्फनेज के डायरेक्टर के कैबिन में फोन करके उसे पूरा केस समझाया। ऑर्फनेज का डायरेक्टर भागा भागा रिकॉर्ड रूम में आ गया। उसकी नजर ध्रुव और निहाल पर पड़ी, जो कोने में दुबके हुए खड़े थे। वो अब खुद को इनोसेंट साबित करने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। डायरेक्टर ने जैसे ही ध्रुव को देखा, उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया, अरे ध्रुव सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
डायरेक्टर ने वहां मौजूद लोगों को ध्रुव पर शक करने के लिए डांट लगाई और रिस्पेक्ट के साथ ध्रुव और निहाल को अपने कैबिन में ले गया। ऑर्फनेज के लोग डायरेक्टर के इस बिहेवियर की वजह नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने अज्यूम कर लिया कि ध्रुव कोई बड़ा आदमी ही होगा, हालांकि वो शक्ल सूरत से लग तो नहीं रहा था। डायरेक्टर ने ध्रुव की कुर्सी पर बैठ जाने का इंतजार किया, फिर वो खुद कुर्सी पर बैठा। बताइए ध्रुव सर, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी?